नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों CAA के खिलाफ फिर भड़क गए अरविंद केजरीवाल बोले शाह इस देश के लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं और पाकिस्तानी और बांग्लादेशों को यहाँ बसाने की फिराक में अमित शाह। क्यों आखिरकार राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रही है, देश में भ्रम फैलाकर एक दूसरे को लड़वाकर। कैसे आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए। तमाम विदेशी मीडिया ने की CAA की आलोचना। क्यों कमल हसन ने 12 मार्च को बता दिया काला दिन। क्यों आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने उतार दिया बिहार में अपने 11 प्रत्याशी। और कैसे बीजेपी में ही मच गई है महाराष्ट्र में कलह। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले CAA के खिलाफ एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने बातों ही बातों में CAA का जिक्र कर दिया। राहुल ने कहा कि बीजेपी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वह CAA का भी सहारा ले सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी देश के धर्म को बीच में ला सकती है तो CAA उसके लिए दोस्तों कौन सी बड़ी बात है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में लोगों को आपस में लड़वा रही है बीजेपी, जानबूझकर हिंदू मुसलमान करती है और भाई को भाई से लड़वाती है। राहुल गांधी ने कहा एक जात को दूसरी जात से लड़वाना, एक धर्म को दूसरे धर्म से उलझाकर अपना वोट बैंक तैयार करना, यही बीजेपी का असली मकसद है। राहुल ने लोगों से यह अपील भी की है कि वो CAA वाले मामले में ना उलझे। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का लोगों को देश के मुद्दों से भटकाना है और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सच्चाई सबको दिखाई दे रही है। आज हमारे देश में जो हो रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि बीजेपी की जो असलियत है दोस्तों वो जनता के सामने आ गई है। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने A to Z समझा दिया लोगों को क्यों ख़तरनाक है CAA। कैसे गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों बयान दिया है, कह रहा है कि हमने मुसलमानों को इसलिए जगह नहीं दी। अब आप बयान सुनिए, कह रहे हैं हमने मुसलमानों को इसलिए CAA में नागरिकता नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान जो थे उन्हीं की वजह से भारत का एक हिस्सा 2 में बंट गया था, यानी कि पाकिस्तान बन गया था, इसलिए हम उनको नहीं दे रहा है। अब आप समझिए दोस्तों, जिस इंसान की सोच ही ऐसी है कि 2 हिस्से हो गए थे इसलिए हम मुसलमानों को जगह नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों। इसका मतलब ये है कि वो जो 3 करोड़ लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह उन्हें न्योता दे रहे हैं ताकि इनका वोट बैंक तैयार हो सके। केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल हमारे देश के लोगों से टैक्स वसूला जाता है। तमाम अगर आप एक छोटा सा साबुन भी ख़रीदते हो दोस्तों, उस पर आपका 2 रुपये टैक्स लग जाता होगा। और ये टैक्स कौन भर रहा है? आप भर रहा हूँ, मैं भर रहा हूँ और तमाम लोग भर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे खिलाफ नारेबाजी कराकर या फिर यूँ कहलवाकर कि केजरीवाल तो बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है, इससे कुछ नहीं होने वाला। केजरीवाल ने कहा कि आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। जनता देख रही है कि हमारे देश की जनता के पास नौकरियाँ नहीं है, भारत में भुखमरी बढ़ चुकी है, लेकिन दूसरे देशों से लोगों को यहाँ लाया जा रहा है दोस्तों। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक इंसान जब ये कह रहा है कि मुसलमानों को इसलिए जगह नहीं दे रहा और केजरीवाल को गलत बता रहा है, तो उस इंसान की सोच कैसी होगी इस देश के गृह मंत्री की, जो हर बात में मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले इस बार पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस बोली खुद करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है लेकिन हमारे बैंक खातों पर रोक लगा दी। दरअसल दोस्तों, जब पैसा ही नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, और जब चुनाव ही नहीं लड़ा जाएगा तो जीत हमारी हो जाएगी। बीजेपी चाहती है कि दोस्तों ना कांग्रेस प्रचार करे ना प्रसार करे और उसके तमाम बैंक खाते भी बन रहे हैं। दरअसल मामला है कांग्रेस के बैंक खातों का। आपको बताते चलें, मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर अलग ही दर्द दिखाई दिया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने हमारे तमाम खातों पर बैन लगवा दिया, जिसमें 400-500 करोड़ रुपए दोस्तों, 300 या 400 करोड़ रुपए के लगभग सब खाते मिलाकर। लेकिन दोस्तों IT ने उस पर बैन लगा रखा है। सीधी सी बात यह है, खड़गे बोल रहा है हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अब दोस्तों, जब वो खाते पर जानबूझ के बैन लगाया गया बीजेपी द्वारा, क्योंकि बीजेपी बहुत चालाक है दोस्तों, खुद तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है अपने प्रचार प्रसार में, मोदी की रैलियों में, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष जो है, खास करके कांग्रेस, वो अपना प्रचार प्रसार ही ना कर पाए। उसके बैंक खातों पर बैन लगा दो, पैसे पर रोक लगा दो और यही सब कुछ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या IT को बीजेपी दिखाई नहीं देती है?
वो करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है दोस्तों अपने हर प्रचार पे, नरेंद्र मोदी के रैलियों पर। और जब विपक्ष की बात आती है तो उसके खातों पर, खास करके कांग्रेस के खाते पर बैन लगा दिया जाता है। तो ये तो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या ही है जो हमें दिखाई दे रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, एक्टर कमल हसन भी उतरे CAA के खिलाफ। 12 मार्च को बता दिया देश के लिए काला दिन। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, कई साउथ के एक्टर्स इसके खिलाफ कूद पड़े, क्योंकि हमारे दोस्तों साउथ के एक्टर कम से कम इनमें हिम्मत तो है कि बोलते हैं, लेकिन हमारे बॉलीवुड के जो एक्टर हैं दोस्तों वो तो पूरी तरीके से निकम्मे हो चुके हैं सबके सब। क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि जो सत्ता में है उसके तलवे चाटो, वरना हमारे घर पर ED और CBI की रेड पड़ जाएगी। इसीलिए जितने भी एक्टर हैं दोस्तों ये सब लोग अपना ईमान बेच चुके हैं। जो अक्षय कुमार कभी कहता था कि इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो रहा है कांग्रेस के ज़माने में, आज वो BJP के तलवे चाटने में लगे हुए हैं दोस्तों। वो ही नहीं, अमिताभ बच्चन हो, अजय देवगन हो, खैर अजय देवगन भी है तो सरकार के पक्ष में, लेकिन वो इतना नहीं है। और तमाम जो एक्टर जो BJP का साथ देते हैं वो लोग में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो CAA के ख़िलाफ़ बोल सकें कि हाँ ये मुस्लिम विरोधी कानून है, लेकिन ये सब के सब चुप बैठे। पर दोस्तों जो साउथ के एक्टर हैं वो उस पर बोल रहा है। कमल हसन ने 12 मार्च को काला दिन बता दिया है। कमल हसन का कहना है कि यह कानून देश के विरोध है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश का संविधान लिखा है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि आप धर्म के आधार पर कोई भी कानून ला नहीं सकते और ना बना सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन भी दोस्तों हमारे देश का यही कहता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, अब सुप्रीम कोर्ट में हालांकि याचिका दायर हुई है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। ज़्यादातर तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि भैया BJP जब कुछ ऐसा करती है तो वो जानबूझकर उस चीज़ को करने की कोशिश करती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम हो, और ऐसे फैसलों में कहीं ना कहीं मुझे कोर्ट कमज़ोर नज़र आते हैं दोस्तों। सच बोलूँगा, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे कोर्ट से ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती CAA के मामले में, क्योंकि ये मामला पहले भी कब से निलंबित पड़ा है, CAA NRC वाला मामला कोर्ट में। और अगर कोर्ट ये फैसला देता है दोस्तों कि CAA देश के संविधान के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, तो मैं सल्यूट करूँगा सुप्रीम कोर्ट को कि वाकई में उसने एक बहुत ही सही जगह पर एक्शन लिया है। क्योंकि खुद DY चंद्रचूड़ के बेटे ने 2020 में यानी कि 2020 में ये कहा था कि ये जो CAA है ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि देश के संविधान के ख़िलाफ़ है। अब देखते हैं भाई CAA के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। कमल हसन से पहले आपको बता देते पाते थलापति विजय जो हैं उन्होंने भी हमला बोला। थलापति विजय ने कहा कि फ़िलहाल इस तरीके का देश में कानून लाना, मुसलमानों को एक तरफ करना, ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर से किसी ने कहा था कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन ये देश बर्बाद हो जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात लोग आज भी याद रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जो बात कही थी दोस्तों वो हवा में नहीं कही थी, उन्हें पता था कि अगर ये राज्य एक हिंदू राष्ट्र बना तो बर्बाद हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने कभी धर्म के आधार पर कानून नहीं बनाया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी ने उतारी अपनी दिग्गजों की फ़ौज। राहुल गांधी के सामने BJP हुई पस्त। आपको बता दें चले इस बार राहुल गांधी पूरी तरीके से BJP से दो हाथ करने की तैयारी में है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की 5 गारंटियां जोर दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ BJP CAA से लेकर तो तमाम धर्म के मुद्दों पर वोट बैंक की तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों BJP को पता था कि अब की बार उसका राम मंदिर वाला मुद्दा काम नहीं आने वाला, इसलिए BJP ने CAA का जिन बाहर निकाल दिया और फिर उसको लागू कर दिया। और ये फैसला जब उनके काले धन यानी कि जो ये बॉन्ड था, चुनावी बॉन्ड सीक्रेट, उसको दबाने के लिए किया गया। लेकिन बाद में BJP को लगा कि ये मुद्दा बहुत गरमा रहा है, इसी से वोट बैंक अब तैयार करेंगे। तो BJP का तो एक ही काम है, विपक्ष के घर पे थोड़ी सी भीड़ भेज दो और ये बताओ ये आम लोग हैं, जबकि वह आम लोग होते नहीं हैं, उन्हें पैसे देकर प्रदर्शन करवाए जाते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, महाराष्ट्र में गिर सकती है BJP और शिंदे की सरकार। शिंदे और BJP गुट आपस में भिड़े। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, एकनाथ शिंदे सीट शेयरिंग को लेकर खुश नहीं है। बताया जा रहा है BJP और एकनाथ शिंदे में सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हो पा रहा है। जहां एक तरफ शिंदे सरकार BJP के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ BJP के सीट शेयरिंग को लेकर शिंदे को चेतावनी दे रही है कि वो जल्द से जल्द इस पर
बात कर लें। आपको बता दें दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट को कम सीटें दी जा रही हैं, जिस फॉर्मूले से शिंदे गुट जो है वो खुश नहीं चल रहा है। यही कारण है जो बीजेपी और शिंदे गुट में आपस में भिड़त हो रही है, जहाँ पर ये तो साफ हो चुका है कि फ़िलहाल शिंदे गुट बार बार इस चीज़ की गुहार लगा रहा है कि फ़िलहाल इस मुद्दे को कम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम आपको एक बात ज़रूर बता दें, ये मुद्दा चले न चले, लेकिन एक बात यह है कि सरकार की नीतियाँ फेल होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी बात नहीं बन पाने वाली। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर किसानों का हुआ जमावड़ा। किसानों ने दोस्तों रामलीला मैदान को खचाखच भर दिया। आपको बता दें चले एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत में चेतावनी दी है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इस किसान महापंचायत में जो दल जुदा हो गए थे वो तमाम दल एक साथ वापस आ गए हैं। सब लोग एकजुट हो गए किसानों में। उन्होंने ऐलान किया है कि अब देश में एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। किसानों ने फिर से एक बार सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। तमाम लोग एकजुट हो गए दोस्तों। इसमें राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है इस महापंचायत में कि जहां देखो वहां किसान को परेशान किया जा रहा है, उसके रास्ते रोके जा रहा है, कभी किसानों को लठ मारा जा रहा है तो कभी गोली मारकर उनकी हत्याएं हो रही हैं। यही नहीं, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसान हैं या फिर आतंकवादी जिनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में यह आंदोलन और भी आगे बढ़ने वाला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को जो करना है वो कर ले, हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ज़िद्दी है तो हम उससे भी बड़े ज़िद्दी हैं, अब किसान दिल्ली जाएगा। आपको बता दें एक बार फिर से दिल्ली मोर्चे की तैयारी में लग गए तमाम किसान। इससे एक चीज़ साफ़ हो चुकी है, सरकार की नीयत साफ़ नहीं और किसान के जज्बे दोस्तों कहीं ना कहीं मजबूत है, वो डरने वाला नहीं है। किसान अपनी बात पर आज भी वैसे ही अड़ा है जैसे पहले अड़ा था। किसानों ने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में वो इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि देश में जब भी कुछ बाधा आई है तो किसान ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत बने हैं, और ये बात कोई झुठला सकता नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ भड़क गए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले कब तक धर्म की राजनीति करेगी बीजेपी, कब तक लोगों से वोट बैंक तैयार करती रहेगी हिंदू मुसलमान करके। दरअसल आपको बता दें चलें एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को लपेट लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि धर्म की राजनीति बंद कर दे बीजेपी, वरना देश की जनता एक दिन खुद ही सत्ता से उठाकर बाहर भगाएगी। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि धर्म के आधार पर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन बीजेपी हर 5 साल बाद दोस्तों धर्म के नाम पर ही वोट मांगती है। कभी वो CAA ले आती है तो कभी दोस्तों मुस्लिम विरोधी कानून लाकर देश को ये बताने की कोशिश करती है कि हम सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हैं, हमसे बड़ा हिंदुत्ववादी और कोई नहीं है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, जो लोग देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, जो लोग चाहते हैं कि देश बांट जाए, वो कभी बटेगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है और वो हमेशा रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों हम कभी भी, आप समझिए, हम बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर वाले कभी ये नहीं कहते हैं कि तुम इससे दोस्ती करना, उससे दोस्ती मत करना, इस धर्म वाले से बात करना, उस धर्म से कभी बात मत करना। और मैं लिख के दे सकता हूँ, आप में से, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी फैमिली ने कभी ऐसा कहा हो कि तुम हिंदू दोस्त मत बनाना, या मुसलमान हिंदुओं से कहा हो तुम मुस्लिम दोस्त मत बनाना। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हैं जो देश को चाहते हैं कि ऐसा हो। लोग ये सोचकर दोस्ती करने लगे कौन क्या है, किसकी धर्म क्या है, तो दोस्तों देश चल ही नहीं पाए। अगर लोग ये सोचने लगे कि ये इस धर्म का है, हम इससे सामान नहीं खरीदे इसकी दुकान से, दूसरी दुकान से ख़रीद लेंगे, तो दोस्तों आप समझिए देश की इकोनॉमी एक दिन में गिर जाएगी नीचे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की बहकावे में बिल्कुल मत आइए। इसका तो काम ही ये है कि ख़ुद के लिए अच्छा सोचना, ख़ुद के लिए वोट बैंक तैयार करना। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदुत्व की, वो अपने बच्चों को दोस्तों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने भेजते हैं, बाहर देश भेज देते हैं, अमेरिका भेजते हैं, लंदन भेजते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को लड़ाई दंगे में थोड़ी घुसेड़ते हैं, लेकिन आपको भड़काते हैं ताकि आप लोग लड़ाई दंगे करें, आप लोग जो है दोस्तों इसमें कूद जाएं, बीजेपी के कुंभे में शामिल हो जाएं। लेकिन ख़ुद के बच्चों को पढ़ाने भेज देते हैं, पढ़ने भेज देते हैं। उनको नहीं कहते कि गुंडागर्दी करो जाके, आप लोगों को बहकाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है पंजाब में। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बताते चले जो सीधे यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है किस सीट से कौन लड़ेगा। आपको बता दें 8 नामों की अभी घोषणा की गई है केजरीवाल की तरफ से। पंजाब में बताया जा रहा है कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी अकेले अकेले चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि पंजाब का मामला थोड़ा अलग है। ऐसे में पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने अलग अलग उस पर चुनाव लड़ेगी, रिस्क पर। इधर दूसरी तरफ हम आपको बताते चले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 पर, कांग्रेस 3 पर लड़ेगी। वहाँ गठबंधन है उनका, और बाकी तमाम राज्यों में गठबंधन किया है, हरियाणा से लेकर तो गुजरात तक में। बस पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन पर 57 दलों की 47 दलों की राय मांगी थी, जिसमें से 15 दलों ने बगावत कर दिए। और ये 15 दल कौन से दोस्तों? यही वो 15 दल हैं जो बीजेपी के लिए नाक की मुसीबत बने हुए हैं। यानी कि 15 सबसे बड़ी पार्टियां देश की, और उसमें एक पार्टी तो ऐसी है जो बीजेपी से भी पुरानी है। मतलब कि उस देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी पार्टी गांधी की पार्टी है कांग्रेस। जी हाँ, आपको बताते चले, दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन पर 32 दलों ने हामी भरी है, तो 15 दलों ने इसको सहमति देने से इनकार कर दिया है। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, कई जगहों पर चुनाव हो चुके हैं, कई जगहों पर सरकारें चल रही हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि एक साथ सब जगह के चुनाव हो। और इससे दोस्तों कितना नुकसान होगा ये आप अच्छे से जान सकते हैं। लोकसभा का चुनाव कैसे कराया जाए, एक साथ चुनाव कैसे हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बार बताया जाता है राजीव गांधी के समय में ऐसा हुआ था, 1-2 बार चुनाव कराया गया और फिर ये मामला ही वापस ख़त्म कर दिया गया था। अब आपको बताते चलें, इन 15 दलों में किसके नाम है जिन्होंने मना किया है। सबसे पहला नाम, वन नेशन वन इलेक्शन को कांग्रेस ने नकार दिया। उनका कहना है वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के लिए फ़ायदे का काम है, और खास करके दोस्तों जहाँ गांव पर जिन राज्यों में अभी सरकारें बनी हैं उनको फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा, और जिसकी सरकार आएगी तो उनको तो नुकसान ही है। अभी 1-1 डेढ़ साल भी नहीं हुआ होगा, 2-2 4-4 महीने ही हुए कहीं तो सरकार बने हुए। तो कांग्रेस ने नकार दिया है। बीएसपी अखिलेश यादव की पार्टी ने भी इसको मना कर दिया है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और तमाम जितने भी दल हैं उन लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन को नकारा है। कहा एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते, क्योंकि ये अनफेयर होगा उन राज्यों के साथ जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं और दोस्तों विपक्ष की सरकार बन चुकी है। तो इसीलिए इस चीज़ को कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है कि फ़िलहाल किसी भी हाल में हम वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट नहीं करते और ना हम आगे करेंगे। और ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है जब सरकार अभी इतनी घेराबंदी करती है, अभी इतने घोटाले करती है दोस्तों, तो वो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या करेगी ये आप अच्छे से जान सकते हैं। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन को ठुकरा दिया है 15 सबसे बड़े दलों ने, और बाकी वो जो बीजेपी के तलवे चाटते हैं छोटे मोटे दल, वो तो जाहिर सी बात है साथ देंगे ही देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का फूट पड़ा गुस्सा। केजरीवाल बोले वहाँ पर पहुँच गए ऊपरी अदालत में। दरअसल केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपील कर दी है रावसानी कोर्ट के पीछे। दरअसल निचली अदालत ने जो दोस्तों कोर्ट है रावसानी कोर्ट, उसने जो है यहाँ पर केजरीवाल को समन भेजा था कि आपको हमारे सामने पेश होना ही पड़ेगा इतनी तारीख को। ईडी ने ये दर्ज कराई थी शिकायत, लेकिन आपको बताते चलें अब केजरीवाल ऊपरी अदालत पहुँच गए उसके ख़िलाफ़, और उनका साफ कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी उन्हें जानबूझकर ईडी तक भेजना चाहती है, और इसीलिए अब वो कोर्ट का सहारा ले रही है ताकि दोस्तों एक बार केजरीवाल ईडी दफ्तर पहुंच जाएं, फिर ईडी उनको बातचीत के बहाने से गिरफ्तार कर ले और केजरीवाल का भी पत्ता दिल्ली से कट। यानी कि विपक्ष को हराने के लिए बीजेपी एक भी चीज़ नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसको पता है अब की बार सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं दोस्तों बल्कि नामुमकिन है बीजेपी के लिए। इसीलिए उसने तमाम चीज़ें कर ली, विपक्ष के नेताओं को तोड़ लिया, उसने जो है यहाँ पर तमाम विपक्ष के नेताओं से राज्यसभा में अपनी तरफ वोट पड़वा लिए खरीद फरोश करके। यहाँ तक कि हिमाचल की सरकार भी गिरने की कगार पर है। थोड़ा बहुत ही समय बचा होगा उसके पास, अगर सब सही हुआ तो बच जाएगी, नहीं हुआ तो गिर जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, और अब बीजेपी इस तरीके की ये चीज़ें जो कर रही है उसी को लेकर ये सारी भड़ास निकली हुई है। तमाम चीज़ों से दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि देश में जब इस तरीके की हरकतें होती है, चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देशवासियों को झटका तो लगता ही है भाई। CAA के नाम पर अब जो राजनीति खेली जा रही है उसमें बीजेपी को झटका लगना चाहिए, तभी दोस्तों इस देश को न्याय मिलेगा। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक